माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन ये नहीं कर सकते थे, ये सारी सियासत इकट्ठी थी, सब के सब एक जरदारी सब पे भारी, और मईशत को ठीक करने वाली फूकों वाले मौलाना, और सबसे तजर्बाकार एक बारी फेर शेर नवाज शरीफ साहब, और शहबाज स्पीड जिसको तुर्की और चीन भी सलामे ठोकते थे, वो सब इकट्ठे थे। एक वो फितना जो था इनका वो बाहर था, पुरसकून थे, सारे इकट्ठे थे। अब मुझे बताइए ये माफियाज के खिलाफ इन्होंने क्यों नहीं क्रैकडाउन किया? मरतबा साफ़ो शफाफ इंतखाबात नहीं होने जा रहे, शरीफ व शफाफ इंतखाबात होने जा रहे हैं। पहले से ही पता चल गया कि किसने वज़ीर आज़म बनना है, पहले से ही पता चल गया कि किस पार्टी ने हुकूमत में आना है। तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़े फैसलों वाला ये इलेक्शन कमीशन है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे जानबदाराना फैसलों वाला ये इलेक्शन कमीशन है। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसने एक पार्टी के 2 इंतखाबात कालअदम करार दिए, और बाकी पार्टियों में जो सिलेक्शन हुई है उस पर कभी नहीं बोला। और बल्कि मुस्लिम लीग नून को तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर ने कहा कि मजाक मजाक में इंतखाबात करवा लें, कोई बात नहीं, और उन्होंने करवा लिए मजाक मजाक में, और इन्होंने कबूल कर लिए। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जो 70 दिन एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की फैसले पर, एक है फौजी आमरीत और एक है सिविलियन आमरीत, और ये सिविलियन आमरीत ये मुनाफकत करते हैं, ये ज़्यादा बदतर होते हैं, क्योंकि ये चोगे जमहूरी पहने होते हैं और अंदर से बादशाह होते हैं, सिविलियन आमर होते हैं। ये मुनाफकत करते हैं, सिविलियन आमर है। पहली बात, जमहूरियत भी कोई नहीं और साख भी कोई नहीं, इनकी क्रेडिबिलिटी भी कोई नहीं। दूसरा, अब बताइए, ये 35 साल से मुस्लिम लीग नून इक्तदार में है, चौथी मरतबा खैर से आ रहे हैं। 4 साल वो एवन फील्ड में रहे हैं जिसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके, तो 4 साल एवन फील्ड में रह के क्या करते रहे? ये जो पार्टी मीटिंग्स होती रही, अब मंशूर को टाकी मारी जा रही है, पोचा मारा जा रहा है, जरा मंशूर झाड़ा जा रहा है। क्या मंशूर है? ये मुल्क मंशूरों का वैसे कब्रिस्तान है, लेकिन क्या मंशूर देंगे? अब 16 महीने जो आपने अपना मंशूर दिया, इस मुल्क की 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत भुगताई, तो उसके बाद अब क्या मंशूर देंगे? पॉलिटिकल लीडरशिप की इस वक्त क्या जिम्मेदारी बनती है? और हम बात कर रहे हैं कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके नताइज किस हद तक तस्लीम किए जाएंगे? क्योंकि इससे पहले हमने हर इलेक्शन में धांधली का शोर सुना है, और अब सलमान साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन तो अभी से मुतनाज़े हो रहे हैं, तो कौन इन्हें मुतनाज़े बना रहा है और वोटर का एतमाद कैसे बहाल होगा? जी शुक्रिया। मुझे ये बताइए, इलेक्शन करवाता कौन है? मेरा जहाँ तक ख्याल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाता है। अगर इंतखाबात मुतनाज़े हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन मौजूद है और चीफ इलेक्शन साहब बहादुर मौजूद हैं, तो फिर इंतखाबात क्यों मुतनाज़े हो रहे हैं? और अगर इंतखाबात मुतनाज़े हो रहे हैं शुरू होने से पहले ही, और लोग कह रहे हैं कि इस मरतबा साफ़ो शफाफ इंतखाबात नहीं होने जा रहे, शरीफ व शफाफ इंतखाबात होने जा रहे हैं, पहले से ही पता चल गया कि किसने वज़ीर आज़म बनना है, पहले से ही पता चल गया कि किस पार्टी ने हुकूमत में आना है, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़े फैसलों वाला ये इलेक्शन कमीशन है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे जानबदाराना फैसलों वाला ये इलेक्शन कमीशन है। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसने एक पार्टी के 2 इंतखाबात कालअदम करार दिए, और बाकी पार्टियों में जो सिलेक्शन हुई है उस पर कभी नहीं बोला। और बल्कि मुस्लिम लीग नून को तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर ने कहा कि मजाक मजाक में इंतखाबात करवा लें, कोई बात नहीं, और उन्होंने करवा लिए मजाक मजाक में, और इन्होंने कबूल कर लिए। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जो 70 दिन एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की फैसले पर बैठा रहा। 70 दिन फैसला महफूज। पहली दफा हुआ ना, ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसने लेकर गया, इंतखाबात की शिकायत लेकर गया इलेक्शन कमीशन के पास। बाकी जमातों की तो ऐसी कोई शिकायत भी नहीं गई। तो शिकायत ना जाए तो जो कुछ होता रहे वो ठीक है? यानी आपका कहने का मकसद है सिर्फ शिकायत जानी चाहिए? ये किस काम के लिए? ये तनख्वाहें किस लिए ले रहे हैं? ये प्रोटोकॉल किस लिए ले रहे हैं? ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसने दूसरा फैसला पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर दिया। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सका। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नहीं रुकवा सका, सिर्फ एक शहर में।
ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसको जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि आप आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, मतलब आइन तोड़ा आपने। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसको जस्टिस इस फाइज ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि आप आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि आपने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि आपने आइन की नए सिरे से तशरीह की। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसने कहा कि मेरा डेट देना मेरा इख्तियार ही नहीं, और फिर खुद डेट दे दी। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसने कहा कि डेट देकर लेना मेरा इख्तियार ही नहीं, और फिर डेट देकर ले ली। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसने इस मुल्क को आईनी, अदालती और सियासी बुरानों में धकेला। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सब कुछ कर रहे हैं अपने काम के अलावा। ये पहला इलेक्शन कमीशन है कि जिस पे वकला तंजीमें जो इस फरीक ही नहीं है वो अदम एतमाद का इजहार कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट अदम एतमाद का इजहार कर चुकी, मुल्क की सबसे बड़ी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी इस पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी, लेकिन ये चिमटे हुए हैं। और इसके बावजूद जानबदाराना फैसले किए जा रहे हैं और इसके बावजूद मुतनाज़े फैसले किए जा रहे हैं। इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए कोई तवक्को ही ना रखें कि ये इलेक्शन शफाफ हो जाएंगे। जब और ये पहला इलेक्शन कमीशन है जिसकी तौहीन पर बंदा सियासतदान जेल में चला जाता है, और ये पहला इलेक्शन कमीशन है कि जो एक पार्टी के लिए अदालत बन जाता है, उसी पार्टी के लिए जज बन जाता है, उसी पार्टी के लिए वकील बन जाता है, उसी पार्टी के लिए गवाह बन जाता है, उसी पार्टी के लिए मुद्दई बन जाता है। ये एक यक तरफा ट्रैफिक चलाकर बैठा इलेक्शन कमीशन है। इससे जान छुड़वाएंगे तो, अगर इस वक्त तो मौका नहीं है, लेकिन इसके होते हुए मैं नहीं समझता कि इलेक्शन शफाफ है। वैसे भी पूरे दुनिया पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी भी शफाफ नहीं हुए, और अब तो शुरू से ही शफाफ नहीं हो रहे। लेकिन और आप मुझे बताइए, जब चंद रोज यानी अभी जो लेवल प्लेइंग फील्ड का इंतखाबात के इनेकाद में, उस मौके पर इलेक्शन कमीशन से ऐसा मुतालबा करना कि आप होंगे तो इलेक्शन शफाफ नहीं होगा, तो फिर तो बात बनती नजर नहीं आएगी। बिलावल ने भी आज कहा भट्टी साहब के अब नवाज शरीफ साहब कहेंगे, पहले उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला, आप कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। लेकिन जो बात हो रही है कि इलेक्शन सर पे है ना, पॉलिटिकल पार्टीज का मंशूर सामने आया है ना, वो आवाम में निकल रही हैं, इसकी क्या वजह है? पहली बात तो यह है कि अभी आपने पूछा था कि इंतखाबात की साख को कितना नुकसान पहुंचेगा। नुकसान तो तब पहुंचेगा ना अगर कोई साख हो। आपने किसी शोबे की अपनी साख छोड़ी है कि अब इस पर हम बहस करें? यानी हमारे यहाँ बहसें होती हैं जमहूरियत, भाई जमहूरियत हो तो उस पर बहस करें ना कोई साख है हमारी, ना कोई जमहूरियत है हमारी। दो आए हैं इस मुल्क में, तजर्बे हुए हैं, एक है फौजी आमरीत और एक है सिविलियन आमरीत। और ये सिविलियन आमरीत ये मुनाफकत करते हैं, ये ज़्यादा बदतर होते हैं क्योंकि ये चोगे जमहूरी पहने होते हैं और अंदर से बादशाह होते हैं, सिविलियन आमर होते हैं। ये मुनाफकत करते हैं, सिविलियन आमर है। पहली बात, जमहूरियत भी कोई नहीं और साख भी कोई नहीं, इनकी क्रेडिबिलिटी भी कोई नहीं। दूसरा, अब बताइए, ये 35 साल से मुस्लिम लीग नून इक्तदार में है, चौथी मर्तबा खैर से आ रहे हैं। 4 साल वो एवन फील्ड में रहे हैं जिसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके, तो 4 साल एवन फील्ड में रह के क्या करते रहे? ये जो पार्टी मीटिंग्स होती रही, अब मंशूर को टाकी मारी जा रही है, पोचा मारा जा रहा है, जरा मंशूर झाड़ा जा रहा है। क्या मंशूर है? ये मुल्क मंशूरों का वैसे कब्रिस्तान है, लेकिन क्या मंशूर देंगे? अब 16 महीने जो आपने अपना मंशूर दिया, इस मुल्क की 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत भुगताई, तो उसके बाद अब क्या मंशूर देंगे? इन मसाइल इनसे बड़े हो गए हैं, ये छोटे हैं। अब इनके मसले, अब एक किसी अकेली जमात के बस की बात नहीं रहा ये मुल्क, अब सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। 16 महीने में ये फौज ने 3 काम किए हैं। अब मुझे बताइए, 16 महीने में ये नहीं कर सकते थे कि माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन ये नहीं कर सकते थे? ये सारी सियासत इकट्ठी थी, सब के सब एक जरदारी सब पे भारी, और मईशत को ठीक करने वाली फूकों वाले मौलाना, और सबसे तजर्बाकार एक बारी फेर शेर नवाज शरीफ साहब, और शहबाज स्पीड जिसको तुर्की और चीन भी सलामे ठोकते थे, वो सब इकट्ठे थे। एक वो फितना जो था इनका वो बाहर था, पुरसकून थे, सारे इकट्ठे थे। अब मुझे बताइए, ये माफियाज के खिलाफ इन्होंने क्यों नहीं क्रैकडाउन किया? ये गैर मुल्की तारकीन वतन को इन्होंने क्यों नहीं निकाला? ये बाहर मुल्क इनको क्यों नहीं कुछ 4 आने किसी ने दिए? बिजनेस काउंसिल इन्होंने क्यों नहीं बनाई? फौज को क्यों करने पड़ गए काम?
ठीक है। इन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। ये शहबाज हुकूमत आई, 2 जुमले ले लीजिए। शहबाज हुकूमत आई, हमें बताया गया कि जिस तरह मकसूद चपड़ासी, मंजूर पापड़ फरोश और महबूब फेरी वाला और फलूदे वाला अरबपति हो गए थे, अब मुल्क अरबपति हो जाएगा। सारे खलीजी मुल्क जो हैं वो डॉलरों की बोरियां लेके आ जाएंगे। किसी ने दी, कोई चौनी नहीं दी, हम भिखारी हो गए हैं। मैंने कहा मेरे भाई मुझे $1 अरब और दे दो, आटा सस्ता करने के कपड़े बेच दूंगा। ड्रामे करके घर चला गया, मुल्क का सवा सत्यानाश कर गया। और अब भी ये सारे अनवारुल हक काकड़ हैं। ये पीछे फौज जाती है, वो सारे मसले हल करती है, कोई पैसे मांगती है, इनको पैसे देते हैं, इनकी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। साख ही भट्टी साहब, आलम इस्लाम क्यों सोया है? हमने देखा कतर ने कोशिश की थी इस हादसे के बीच में, लेकिन अब ना कतर की तरफ से कोई ऐसी आवाज आ रही है, सऊदी अरब भी खामोश है, हो क्या रहा है? कौन से आलम इस्लाम की आप बात कर रहे हैं? कौन से ज़मीर की बात कर रहे हैं जो कश्मीर पर नहीं जागा? ये तो अभी 2 महीने 3 महीने से बमबारी हो रही है। ये कोई 70-75 सालों से जानवरों से बदतर जिंदगियां गुजार रहे हैं फ़लस्तीनी। तो क्या मुजाहिरों से क्या मिलेगा? छोड़ दीजिए, ये ना करें मुनाफकत, ये डरी डरी मुजम्मतें, ये सहमी हमदर्दियां ना करें इस तरह। 4 हफ्तों में, पता है आपको, 4 हफ्तों में 25,000 टन बारूद फेंका है इसराइल ने। और अमरीकी साख्त के फास्फोर्स बम फेंके हैं जो पहले हड्डियों जिस्म का गोश्त गलाते हैं, फिर हड्डियों तक पहुंचते हैं। और डाइम बम इस्तेमाल किए हैं और बटरफ्लाई गोलियां मारी हैं जो सूरों को मारने के लिए, खंजीरों को मारने के लिए अमेरिका में इस्तेमाल होती हैं। ड्रोन्स, गैस, स्कंक हथियार। पता है हर 30 सेकंड के बाद बमबारी होती रही है, हर 15 मिनट के बाद एक बच्चा शहीद होता रहा है। किधर, कौन सा? ये यूक्रेन थोड़ी है जिस पे पूरा मगरब उठ के आ जाए, जिस पे कांग्रेस के खसूसी इजलास हों, जिस पे पुतिन को कहा जाए कि ये इस दुनिया के लिए खतरा है। ये मुसलमान हैं, ये इनका कोई हैसियत औकात नहीं है और हमारी है भी कोई नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये इसराइल, ये अरब ममालिक जो ये बड़े बड़े चोगे पहन के फिरते रहते हैं और ये आलम इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि ये न्यूयॉर्क से 5 गुना छोटा है इसराइल। और दूसरी बात यह है कि कराची और इस्लामाबाद की आबादी से कम है उसकी। और अभी भी सारी अगर आबादी की जाए तो 1 लाख फ़लस्तीनी ज़्यादा बनते हैं इसराइलियों से। इसके बावजूद मुझे बताएं कि आप इसराइल की कंट्रीब्यूशन देख लें पूरी दुनिया में, मईशत के हवाले से, नोबेल प्राइज़ के हवाले से, साइंस के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, ये बैठ के जाके बैंकों में पैसे रख देना कोई अच्छा। फिर दुख की बात ये है, कुछ ना करें, कोई एक तिजारती बाइकआउट ही कर लेते, कोई एक सफारती बाइकआउट ही कर लेते, किसी ने नहीं किया। और आखिर में मुन्नू भाई की एक नज़म है, उसका एक बंद आपको सुनाता हूं कि पंजाबी की नज़म है, की होया है कुछ नहीं होया, कुछ होवेगा कुछ नहीं होना, की हो सकता है कुछ ना कुछ ते हुंदा रहिंदा है, जो तू चाहना है वो नहीं होना, हो नहीं जांदा करना पैंदा है। इश्क समंदर तरना पैंदा है, सुख लई दुख झलना पैंदा है, हक दी खातर लड़ना पैंदा है, जीवन दी लई मरना पैंदा है। कोई है